Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Reflex klystron is a low-power vacuum tube used to produce oscillations at microwave frequencies. It works on the principle of velocity and current modulation to transform a continuous electron beam to microwave power. In order to grasp whatever I spoke just now, you'll have to go through this amazing explanation by Vibhuti. Take a look. Hello everyone. So today I will be explaining you this reflex klystron, its structure and little bit of its working. So we will start with the components. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन गन. जो इलेक्ट्रॉन गन जो है वो हमारी एक नेगेटिव पोटेंशियल के साथ इधर कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल आगे फर्दर कनेक्टेड है कैविटी के साथ. इलेक्ट्रॉन गन के बाद हमारा ये आता है रिपेलर इलेक्ट्रोड. ये रिपेलर इलेक्ट्रोड जो है ये कनेक्टेड है एक नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमारा रहता है रिपेलर इलेक्ट्रोड में. उसके बाद ये हमारी आती है कैविटी. जो ये कैविटी है इसको हम कैचर कैविटी भी बोलते हैं और बंचर कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके दो फंक्शंस होते हैं. तो इस कैविटी का रोल हम बाद में समझेंगे कि कब ये एज अ कैचर कैविटी काम करती है और कब एज अ बंचर कैविटी काम करती है. साथ में ये है हमारा रिपेलर स्पेस. ये रिपेलर स्पेस इसको सिंपली इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये रिपेलर इलेक्ट्रोड और कैविटी के बीच का स्पेस है, तो रिपेलर स्पेस इसको नाम दे दिया है. और ये ऊपर RF आउटपुट है, यहाँ से हमारी माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं. अब रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का मेनली जो फंक्शन होता है वो यही होता है माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करना. अब वो हम समझते हैं कि कैसे करती हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन गन है. जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. इस इलेक्ट्रॉन गन में यहाँ तो कैथोड होगी, बट इसके साथ में यहाँ हमारा एनोड का कंपोनेंट भी रहता है. ये एनोड का काम जो होता है वो ये होता है कि ये इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन दे, एक फोकस करे एक डायरेक्शन में. तो यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इनको हम बोलेंगे अर्ली इलेक्ट्रॉन्स. जो बीच वाले हैं इनको हम बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो सबसे लास्ट में निकलेंगे उनको हम बोलेंगे लेट इलेक्ट्रॉन्स. अर्ली, रेफरेंस और लेट, ये 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, तो इसमें ये कैचर कैविटी का रोल है. इसलिए इसका नाम कैचर कैविटी अभी तक है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की कैचिंग में हेल्प करेंगे. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होने की वजह से ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में. जब ये यहाँ मूव करेंगे तो हमारे अर्ली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर जाएंगे इस रिपेलर इलेक्ट्रोड में. वैसे तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे ही होंगे, बट पहले एक इंस्टेंस के लिए क्या होगा कि अर्ली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएंगे इस रिपेलर इलेक्ट्रोड में यहाँ पे. फिर आएंगे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद आएंगे लेट इलेक्ट्रॉन्स. तो जो लेट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना डीपली पेनिट्रेट नहीं करेंगे कंपेयर टू अर्ली इलेक्ट्रॉन्स. अब जब हमारे अर्ली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेट कर गए तो उन्हें वापस निकलने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा. जो वो टाइम होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम. अब ये ट्रांजिट टाइम एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेलर इलेक्ट्रोड से कैच इधर इस कैविटी तक पहुंचने का जो टाइम है वो ट्रांजिट टाइम है. तो वो ट्रांजिट टाइम जो है वो अर्ली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेट कर गए होंगे, इस वजह से ट्रांजिट टाइम जो हमारे अर्ली इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका होगा ज़्यादा. और जो लेट इलेक्ट्रॉन्स थे वो उतना पेनिट्रेट ही नहीं करे. जब वो उतना पेनिट्रेट नहीं करे उनको वापस आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो इजीली वापस आ जाएंगे. तो जो ट्रांजिट टाइम हमारा लेट इलेक्ट्रॉन्स का है वो होगा कम. पर अब इनका टाइम अर्ली का ज़्यादा होने की वजह से और लेट का कम होने की वजह से वो इकट्ठे ही बंच होकर इस कैविटी में आ जाएंगे. तो हम इस कैविटी को बंचर कैविटी बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी थी वो भी हमारी इनकी सेम हो जाएगी, वेलोसिटी अर्ली और लेट की. तो इसको वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है, वो हम थोड़ी देर में बाद में समझेंगे. तो अभी मेनली हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए थे डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ. अर्ली ज़्यादा पेनिट्रेट कर गए, लेट कम पेनिट्रेट करे. अर्ली की पेनिट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसका ट्रांजिट टाइम भी बढ़ गया, उसको वापस आना मुश्किल था क्योंकि. और जो लेट इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करे, इसकी वजह से वो उनका ट्रांजिट टाइम कम हुआ, वो इजीली वापस आ गए और सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे बंच हो जाएंगे. इसलिए हमने इसको कैविटी को अब बंचर कैविटी बोल दिया. अब हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये से बहुत सारे बंच कर जाएंगे.
अलग अलग बंचेस में आएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब ये जो हमारी कैविटी है ये एज ए एलसी सर्किट काम करती है। कैसे एलसी सर्किट काम करती है कि ये जैसे कैविटी है, ठीक है, तो इस कैविटी का जो ये पोर्शन दिख रहा है हमें, ये एक कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगी, और जो बाकी का ये पोर्शन है ये एज ए इंडक्टर काम करेगा। अब ये कैपेसिटर की तरह जब काम करता है ना, तो इसमें यहाँ पर खुद भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस तरफ जो है कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इधर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इधर कम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस टाइम पर यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव के केस में इस तरफ रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इस तरफ ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इससे हमें ये समझ आता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे गए और ये रिपेल होकर इस कैविटी में आ रहे हैं या फिर इस कैविटी में जा रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रेजोनेट करेंगे, तो उस रेजोनेंस की वजह से कभी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाएंगे। जब वो एक्सेलरेट करेंगे तो हमारा माइक्रोवेव्स हमें मिलेंगी, मतलब रेजोनेंस जब हो रही होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से, तब हमारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होंगे और वो आगे हमें आउटपुट देंगे। लेकिन कुछ टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसकी डायरेक्शन मैच ना करे। जब वो डायरेक्शन मैच नहीं करेगी तो वो रेजोनेट नहीं कर पाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और तब वो इलेक्ट्रॉन्स डाई आउट कर जाएंगे। तो हमें कभी माइक्रोवेव्स मिलेंगे और कभी नहीं भी मिलेंगी। और साथ में ये तो हमारा इतना पोर्शन हमारा कैपेसिटर का था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, उसका हमें फंक्शन यहाँ समझ आ गया। बाकी का जो हमारा रोल है वो इंडक्टर का है। जो इंडक्टर है उसमें क्या होगा कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ से हमने समझा ना कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कभी इस तरफ ज़्यादा हो रही, कभी इस तरफ ज़्यादा हो रही है, उसी वजह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, हमारे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ऑसिलेट करेगी। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रही है, जिसकी वजह से वो ऑसिलेट भी करेंगे, तो इस वजह से हमें यहाँ से माइक्रोवेव्स जो हैं प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो हमें माइक्रोवेव्स मिल जाएंगी। अब इसके बाद हम आते हैं, ये कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का। अब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का अगर हम ये देखें तो इस ग्राफ में ये है डिस्टेंस फ्रॉम कैविटी गैप। ये डिस्टेंस की बात की है, जो हमारा कैविटी है वहाँ से लेकर आगे रिपेलर तक, और ये हमारा ट्रांजिट टाइम है। जो हमने ट्रांजिट टाइम यहाँ समझा था कि इलेक्ट्रॉन्स को, ये ट्रांजिट टाइम कि यहाँ पर इनको और इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइम लगेगा और लेट को कम लगेगा, वो चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये है अर्ली इलेक्ट्रॉन्स, ये है रेफरेंस, ये है लेट। जो अर्ली इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांजिट टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये हमारा ट्रांजिट टाइम अर्ली इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है। और जबकि अगर हम लेट का देखें तो लेट का ट्रांजिट टाइम इतना है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा टाइम अर्ली का ज़्यादा होने की वजह से और लेट का ट्रांजिट टाइम कम होने की वजह से जो हमारी वेलोसिटी है इन सब की वो सेम हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को वेलोसिटी मॉड्यूलेशन बोल रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी बंचिंग हो। अब हमें बंचिंग के लिए यही चाहिए ना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक टाइम पर बंच हो जाएं, तो उसमें हमारा ट्रांजिट टाइम ज़्यादा और कम होने की वजह से उनकी वेलोसिटी मॉड्यूलेट हो जाती है, जिसे हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। तो ये थी वर्किंग। और अब ये जो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन है, इसका काम ही मेनली क्या है कि इससे हम माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के थ्रू उन माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ स्टडी करते हैं। वो हम जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होगा उसमें अच्छे से समझेंगे। सो थैंक यू। So let's take a moment to appreciate this work by Vibhuti. She got her video recorded in one go, hence saving my video editing time. She's really confident and talented girl. Well done. Now next our aim will be to study the characteristics of reflex klystron tube, the continuous wave operation, and to determine the frequency and wavelength in a rectangular waveguide. For this part I would like to request Jashanpreet to demonstrate how she performed her experiment in the lab. हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है अभी इसमें हम देखेंगे जो हमारी माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस हुई थी रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के थ्रू। अब हम उसकी चेक करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन पावर सप्लाई
ये हमारी रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ट्यूब, और ये जो इसके ऊपर माउंट करा है इसे हम बोलते हैं क्लेस्ट्रॉन माउंट। ये फर्दर अटैच है आइसोलेटर के साथ। आइसोलेटर क्या काम करेगा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारी जो माइक्रोवेव्स है उसे पास करेगा, जो फर्दर रिफ्लेक्ट होके आएंगी उसे ये ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट रीडिंग फ्रीक्वेंसी मीटर। इससे हम अपनी जो माइक्रोवेव्स हमारी बन रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। उसके बाद ये हमारा वेरिएबल एटेन्यूएटर, हमने इसे नो एटेन्यूएशन पे ही सेट कर रखा है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि हमें जो यहाँ से सिग्नल आ रहा है, हमें उसे अगर एम्पलीफाई वो ज़्यादा हो रहा है तो हमें उस अटेन्यूएट करना हो तो हम अटेन्यूएटर यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारा स्लॉटेड सेक्शन। इस पे हम इसकी यूज़ करके हम जो है वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। और ये हमारा ट्यूनेबल प्रोब। उसके बाद ये है डिटेक्टर माउंट। अभी जैसे हम फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स हैं। पहले ये जो हमारा मोड स्विच है इसे हम कंटिन्यूस वेव पे सेट करेंगे, और ये जो बीम वोल्टेज है इसे हम मिनिमम रखेंगे, मिनिमम हो गया। और ये रिफ्लेक्टर वोल्टेज है, इसे हम फुल्ली क्लॉकवाइज रखेंगे मैक्सिमम पे। और ये जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वाले हैं इसे हम मिडल में ही रखेंगे। अब ये बीम करंट पे सेट है, जब हमने बीम वोल्टेज नोट करनी है तो हम इसे बीम पे सेट करेंगे, और जब हमें करंट देखना है तो हम इसे करंट पे सेट करेंगे, और जब हम रिफ्लेक्टर वोल्टेज चेंज करेंगे तो इसे रिपेलर मोड पे सेट कर देंगे। अभी हमने ये सेटिंग्स कर लिया, अभी हम इसे ऑन करेंगे। ये फ़ैन लगा हुआ है जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन हीटअप और इसे कूलिंग के लिए ये फ़ैन लगाया हुआ है। अभी ये बीम वोल्टेज को हम सेट करेंगे 300 वोल्ट्स पे। ये 300 वोल्ट पे हो गया। अभी हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट देंगे। बीम करंट 20 एम्पियर्स के अराउंड हमारे पास आना चाहिए करंट। ये हमारे पास 20 के अराउंड आ गया। अभी हम इसे सेट करेंगे अपनी रिपेलर वोल्टेज पे। अभी ये हमारा जो डिटेक्टर माउंट है ये कनेक्ट है हमारा मल्टीमीटर के साथ। इस पे अभी हम जब हम अपनी रिफ्लेक्टर वोल्टेज को चेंज करेंगे तो इसे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए देखेंगे हम। अभी हमारी रिफ्लेक्टर वोल्टेज है, इसे हम कम करेंगे और अपने इस मल्टीमीटर में इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए इसमें। तो अभी इसे कम कर रहे हैं। ये मेरा हमारे पास अभी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो हो गई है। अभी इसमें हम जो रीडिंग नोट करेंगे वो इस स्केल की करेंगे, ये जो डीसी वाला है 0 to 10। अभी यहाँ से हम रीडिंग देख सकते हैं कि हमारे पास रीडिंग आ रही है यहाँ पे 8.2। तो अभी हम नोट कर लेंगे। हमने 3 चीज़ें नोट करनी होती हैं। एक हम रिफ्लेक्टर वोल्टेज होती है हमारे पास, और एक आउटपुट करंट होएगा, मिली एम्पियर्स में लिखेंगे हमारे पास, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम इसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे वो नोट करेंगे। तो अब हमारे पास ये आउटपुट करंट आ गया है 8.2। अभी हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी मीटर को यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। तो इसको, और यहाँ पे हमारा जो मल्टीमीटर है जब ये मिनिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा उस टाइम पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। ये और ये हमारे पास अभी मिनिमम वैल्यू आ गई है। अभी ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मीटर होता है इस पे हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और ये एक वर्टिकल लाइन है। अभी ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही वाली हम रीडिंग नोट करेंगे। तो हम अभी देख सकते हैं इसमें से हमारे पास रीडिंग आ रही है 10 से पॉइंट करो ये। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है पहले ये होता है हमारे पास 0.005 का एक डिवीज़न, और ये जो हमारे पास थोड़ी सी लंबी लाइन है ये हमारे पास होता है 0.01 का। तो भी हमारे पास यहाँ पे 10.01 है और ये 10.02 है, और ये एक हाफ वाली लाइन आ रही है तो 10.025 आ जाएगा हमारे पास 25।
अभी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी रिपेलर वोल्टेज आ रही है 182। अभी ये नोट डाउन कर लिया। अब ये रीडिंग लेने के बाद हमें इसे फिर से मैक्सिमम पे रख देंगे। ये हमारा मैक्सिमम आ गया। अभी ये जो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारे पास जो ग्राफ आता है वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्टर वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में, तो वो कुछ इस टाइप का आता है। अभी जैसे हमने पहले रिफ्लेक्टर वोल्टेज नोट करी है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, हमारे पास जो 8.2 हमारे पास जो ये मैक्सिमम वैल्यू आई है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पीक पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है करंट की। तो ऐसे ही हम इस वोल्टेज के अराउंड हम 2-3 रीडिंग्स ले सकते हैं अपना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। कि जैसे ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई थी 185 पे 0.98 मैक्सिमम आई थी, तो इसके अराउंड हमने 180 190 पे, ताकि हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा आ सके। कुछ पॉइंट्स पे हमारे पास जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी इसमें, तो हमारे पास पीक्स आएंगे, और कुछ पे ये रेजोनेट नहीं कर पाएगी जो इसमें से वेव्स जा रही होंगी, तो हमारे पास कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, ज़ीरो रीडिंग आएगी उस टाइम पे हमारे पास। अभी हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये अभी मैक्सिमम पीक आई थी पहली के लिए। अभी मैं रिफ्लेक्टर वोल्टेज को और कम करूँगी, तो ये मिनिमम आ गया। और अभी ये नेक्स्ट मेरे पास पीक आई है, अभी ये उस पीक से मेरे पास रीडिंग कम आई है, तो इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है हमारे पास। ठीक है। अभी जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी माइक्रोवेव्स आ रही हैं उसकी हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सेटिंग्स क्या होगी, मोड स्विच को हम AM पे सेट कर देंगे, एम्पलीट्यूड मोड पे, और ये बीम वोल्टेज हमें फिर से मिनिमम पे रखनी है, और रिफ्लेक्टर वोल्टेज हमें मैक्सिमम पे ही चाहिए। उसके बाद ये जो हमारा स्लॉटेड सेक्शन पे है, हमारी ट्यूनेबल प्रॉब है, इसे हम कनेक्ट करेंगे हमारे CRO के साथ। अभी हम इसे ऑन करेंगे। अभी बीम वोल्टेज को हम 300 पे सेट करेंगे फिर से। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास करंट आना चाहिए 20 के अराउंड, 20 आ गया। अभी हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर वेव आ रही है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो स्लॉटेड सेक्शन होता है, इसमें हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव होती है। अभी हम उसकी मदद से हमारे पास हम एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हमारे इसमें से। तो ये स्लॉटेड सेक्शन को अभी मैं यहाँ से मूव करूँगी, यहाँ से मैं इसको चेंज करके मेरे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अभी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई है, तो यहाँ से हमारे पास इसे हम बोलेंगे कि हमारे पास फर्स्ट मिनिमा आ गया है। अभी हम रीडिंग्स कैसे नोट करेंगे, इस पे स्लॉटेड सेक्शन पे हमारे पास एक मेन स्केल होएगा और एक वर्नियर स्केल होएगा। तो रीडिंग कैसे हम नोट करेंगे, ये जो वर्नियर स्केल की मेन स्केल के जिस डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करेगी वो वाली हम रीडिंग नोट करेंगे। जैसे इस पे हमारी रीडिंग आ रही है अभी 8.5, 8.6 से पीछे, तो 8.5, और ये हमारी वर्नियर के जिस के साथ कोइंसाइड करेगी, अभी ये कर रही है आई थिंक 7 के साथ कर रही है, तो इसके हमारे पास रीडिंग क्या आ जाएगी 8.67 करके आ जाएगी हमारे पास इसकी रीडिंग। इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। अभी फर्दर क्या करेंगे, हम इसे मूव करेंगे और मैक्सिमम हमारे पास जहाँ सेकंड मिनिमम आएगा उस रीडिंग को हम नोट डाउन करेंगे। तरीका अभी ये जो हमारे पास आ गया है सेकंड मिनिमा, तो इसमें से हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। जैसे हमारे पास अभी इस टाइम पे आ रही है हमारे पास, अभी हमारे पास
जैसे कि हम यहाँ पे हमने रीडिंग्स कुछ नोट कर रखे हैं, तो इस रीडिंग्स में से हमारे पास जैसे ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड है और थर्ड है, ऐसे हमारे पास जितने मिनिमाज आएंगे हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। अभी जैसे हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव होती है, कोई भी ऐसे हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास अभी वेवलेंथ क्या आएगी, ये हमारे पास क्रेस्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास लैम्डा होता है। लेकिन हम जो इसमें नोट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने मिनिमा को नोट डाउन करा है, तो मेरे पास ये मिनिमम पोजीशन यहाँ से यहाँ, तो ये मेरे पास डिस्टेंस क्या आ रहा है, डी डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास। लेकिन मुझे तो ये पूरी जहाँ वेव कंप्लीट होएगी ये पूरा मेरे पास डिस्टेंस आएगा, ये वाला मेरे को लैम्डा चाहिए। तो इसीलिए हम इस जो डी डिस्टेंस होता है हम इनमें से निकालते हैं, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारी रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, इसमें हमारी जो वेव ट्रेवल करती है उसको निकालने के लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है TE10 मोड का, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये जो हमारे पास लैम्डा नॉट है ये हमारे पास स्पेस वेवलेंथ है, और लैम्डा जी गाइड वेवलेंथ है, और लैम्डा सी जो है वो कट ऑफ वेवलेंथ है। हमारे पास जो लैम्डा सी होएगा इसके हमें डायमेंशंस ए के गिवन होते हैं, जो ब्रॉडर डायमेंशंस होते हैं इस रेक्टेंगुलर वेव गाइड के। इसमें से हम डेल्टा सी अपना निकाल सकते हैं मीटर्स में। अभी हमने जो ये मिनिमाज नोट करे थे, हम इनमें से इनका एवरेज माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट वाले को, थर्ड में से सेकंड को, और उसका एवरेज लेके हमारे पास एक मिनिमा आ जाएगा। अभी वो जो मिनिमा हमारे पास आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाल लिया, एवरेज करके हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास लैम्डा जी आ गया। अभी हमारे पास लैम्डा सी भी है, हमने कैलकुलेट कर लिया है, और लैम्डा जी भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अभी हम इसे पुट कर देंगे हमारे TE10 मोड के फॉर्मूला में से, तो उसमें से हमारे पास जो है लैम्डा निकल के आ जाएगा। अब ये हमारे पास लैम्डा नॉट आ गया है। अभी हमारे पास रिलेशन होता है C वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा करके, तो उसमें से हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। तो इस कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास न्यू जो है वो 10.05 गीगाहर्ट्ज़ आया था। जब हमने स्टार्टिंग में अपना करा था तो उस टाइम पे भी हमारे पास कुछ इसी अराउंड 10 से लेके 10.0 से लेके 10.05 की रेंज में ही हमारे पास जो है रीडिंग्स आई थी उस टाइम पे। तो यहाँ से हमने अपनी इस रीडिंग्स में से हमने देखा कि हमारे पास न्यू और लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया। So thank you so much Jashanpreet for this calm and soothing demonstration, and yeah, that's all for today. I know you liked this video, but if you didn't, don't worry, better luck next time. So I'll see you in my next video. Bye bye. मैम तो स्टार्ट करना है ना कि रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन पहले ऐसे भी चेक कर लो इससे भी आ रही है ठीक से या नहीं, मतलब होता है उन्हें एक्सप्लेन कर देता उस तो नेक्स्ट वाला। And डेल्टा जी जो है वो गाइड वेवलेंथ है और सी जो है वो कट ऑफ वेवलेंथ है। ये जो कट ऑफ वेवलेंथ डेल्टा जी बोलो, लैम्डा डेल्टा बोल दिया, पूरा करो फिर से। और यहाँ से तो नहीं कुछ ऑन ऑफ करना था?